खबरता तक पर दिखाई जाने वाली सुपरहिट फिल्मों की कहानियों की श्रृंखला की कड़ी में आज मैं जिस फिल्म की कहानी को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूं वह फिल्म है आन मिलो सजना। 1970 ईस्वी में आई इस फिल्म ने रुपहले पर्दे पर धूम मचा दी थी। इस फिल्म का निर्देशन मुकुल दत्त ने किया था और इसमें मुख्य भूमिका विनोद खन्ना, राजेश खन्ना, आशा पारेख और निरूपा राय ने निभाई थी। इसके अलावा राजेंद्र नाथ जैसे हास्य कलाकारों ने भी इसमें अपना अभिनय किया था। यह फिल्म एक प्रकार से पूरी तरह से परिपूर्ण फिल्म थी जिसमें लव, रोमांस, हेट, सस्पेंस, थ्रिल हर प्रकार के घटना का समावेश किया गया था और इसके फिल्म के दृश्यांकन लाजवाब थे। इस फिल्म में लोगों को हंसाने के लिए अलग से 2 कॉमिक सीन जोड़े गए थे और इस फिल्म के गाने के तो क्या कहने, एक से बढ़कर एक 6 श्रुति मधुर गाने इस फिल्म में फिल्माए गए थे। पलट मेरी जान मेरी कुर्बान कि तेरा ध्यान किधर है, टेढ़ी मेढ़ी मेरी प्यार की डगर है, जाना किधर है रास्ता इधर है। पलट मेरी जान एक नजराना लेकर आया हूँ मैं दीवाना तेरे, ये यहाँ वहाँ सारे जहाँ पे तेरा राज है, जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद, जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद। अच्छा तो अब हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे जुमेरात को, आधी रात को, वहाँ जहाँ कोई आता जाता नहीं, तेरे कारण तेरे कारण तेरे कारण मेरे साजन, जाग के मैं सो गई सपने में खो गई, आग लगे सारी दुनिया को मैं तेरी हो गई रे बालमा, तेरे कारण तेरे कारण तेरे कारण मेरे साजन। रंग रंग के फूल खिले मोहे भाए कोई रंग ना, अब आन मिलो सजना, आन मिलो सजना। इस फिल्म में जिस प्रकार से कहानियों का दृश्यांकन किया गया है, इसमें एक लड़की आती तो है ड्रामा का मंगेतर बनने के लिए, लेकिन यह ड्रामा उसके ऊपर पूरी तरह से भारी पड़ती है। न तो वह अपनी असलियत बता पाती है और न जो असल में वह चाहती है वह उसे छुपा पाती है। अपने ही इस भंवर जाल में वह उलट कर रह जाती है। आइए जानते हैं फिल्म की पूरी कहानी। फिल्म आन मिलो सजना की कहानी सावित्री, जिसकी भूमिका निरूपा राय ने निभाई है, उसके एक बिगड़ैल बेटे अनिल, जिसकी भूमिका विनोद खन्ना ने निभाई है, उसके घोड़े के रेस पर दांव लगाने, ताश खेलने और अय्याशी करने की सीन से शुरू होती है। एक दिन अनिल का दीवान वहां आता है और अनिल के यह पूछने पर कि क्या आप पैसा लेकर आए हैं, तो वह इसका जवाब नहीं में देते हैं। साथ ही वह चेतावनी देते हुए कहते हैं कि अब उसकी माँ सावित्री आगे भी पैसा नहीं देगी, यहाँ तक कि उसके मरने के बाद भी वह इस प्रकार की वसीयत करने वाली है कि सारे पैसे उसे न मिलकर ट्रस्ट में चले जाएंगे अगर उसने अपनी चाल चलन में सुधार नहीं किया तो। दीवान के वहाँ से जाने के साथ ही एक वकील अनिल से मिलने आता है और अपने क्लाइंट के हवाले से यह संदेश देता है कि उसने उसे जिस ज़मीन की कागजात सौंपे थे वह उसकी माँ के नाम है और उसकी माँ अब आगे से पैसा नहीं देने जा रही है। ऐसे में वह उसके क्लाइंट को पैसा लौटा दे, नहीं तो वह कोर्ट चला जाएगा और इसके गंभीर परिणाम होंगे। वकील के जाने के बाद अनिल का मुंह लगा सेक्रेटरी केशव उसे वकील की बातों पर गौर फरमाने की सलाह देता है और कहता है कि उसकी माँ की इच्छा है कि वह शादी करे, तो अगर वह रियल में नहीं तो शादी करने का नाटक कर अपनी माँ से पैसे ले आए। उसके अपने पास कई लड़कियों के पते होने और उसके कांटेक्ट में होने की बात भी बताई। तभी उसके कक्ष में लीला नाम की एक महिला कर्मी पहुंचती है
और अनिल उसे एक फाइल लाने के लिए कहता है। तभी अनिल का ध्यान उस महिला कर्मी पर जाता है और वह अपने सेक्रेटरी केशव को वहाँ से जाने का इशारा करता है और लीला को वहाँ बैठने के लिए कहता है। वह लीला से अपने मंगेतर बनने का नाटक करने की बात करता है। तब लीला कुछ दिनों में जवाब देने की बात कहकर वहाँ से चली जाती है। लीला अपनी सहेली वर्षा, जिसकी भूमिका आशा पारेख ने निभाई है, उससे अपने बॉस द्वारा कही गई बातों को शेयर करती है। इस पर वर्षा उससे कहती है कि तू ना सही, मैं ही चली जाती हूँ। और तब वह दीपाली नाम से लीला के बॉस के पास पहुँचती है और उसके इस नाटक में सहभागिता करने पर तैयार हो जाती है। यद्यपि वर्षा एक अमीर लड़की है, तथापि वह अनिल के पास एक गरीब लड़की दीपाली बनकर जाती है। अनिल उसे सारी बातें समझाते हुए माँ के सामने एक अमीर लड़की की तरह व्यवहार करने की बात करता है। अनिल दीपाली को लेकर कार से जब अपने घर की तरफ बढ़ रहा है तो रास्ते में उसकी कार से एक ग्रामीण को धक्का लग जाता है, लेकिन कार रोककर उसका हाल चाल पूछने की जगह अनिल लापरवाही से कार आगे बढ़ाते चला जाता है। यद्यपि दीपाली उसे कार बैक कर उस घायल व्यक्ति का इलाज कराने की बात करती है। उधर कार से धक्का लगने के बाद ग्रामीण वहां जुट जाते हैं। उन ग्रामीणों में अजीत, जिसकी भूमिका राजेश खन्ना ने निभाई है, वह भी होता है और इस घटना को देखकर वह अपने घोड़े पर चढ़कर अनिल का पीछा कर उसकी कार को रुकवा देता है। फिर वह कुछ काम से आगे जाने की बात कहकर ग्रामीण को अनिल को लेकर उस स्थान पर जाने के लिए मजबूर कर देता है। यहाँ वह दीपाली पर भी तंज करता है कि कम से कम महिला होने के नाते वह तो अनिल को इस मामले में समझाती। अजित वहाँ से बढ़कर एक जंगल में एक ग्रामीण मोहन से मिलता है, जो चोरी के अपराध में पुलिस का वांछित होने के कारण छिपकर अपना जीवन जी रहा होता है। उसे इस बात का दुख है कि उसके पिता भी उसे चोर समझते हैं। तब अजीत उससे पूछता है कि आखिर जब ठेकेदार ने उसे पैसे दिए थे तो इतने पैसे कहाँ गिर गए और कैसे चोरी हो गया। तब वह इसके बारे में कुछ भी बता न पाने की अपनी मजबूरी बताता है और यह कहता है कि वह पैसे का जुगाड़ कर रहा है और जल्दी वह पैसे चुकाकर अपने बाप के पास जाएगा। इस दौरान अजीत अपने पिता और पत्नी की देखभाल करने की अजीत से वह विनती भी करता है। इधर अनिल दीपाली को साथ लिए महल में चला आता है और माँ के पूछने पर अनिल दीपाली को अपना मंगेतर बताकर उसकी इच्छा पूरा करने की बात करती है। इस पर सावित्री दीपाली से पूछती है कि तुम अनिल को कितने दिनों से जानती हो। दीपाली जवाब में 6 महीने से जानने की बात बताती है। तब सावित्री उसे मूर्ख समझते हुए कहती है कि इतने ही कम समय में तुमने अनिल को समझ लिया जो उससे शादी करने के लिए तैयार हो गई। मैं तो इसे 25 वर्षों से जानती हूँ कि ऐसे ही अयासी वाला जीवन जी रहा है, लेकिन फिर भी यह कहते हुए कि तुम जब आ गई हो तो कुछ दिन रहो। और फिर वह नौकर को इशारा कर दीपाली को बगल के कमरे में रहने के लिए भेज देती है। इधर अजीत जब विलम्ब से अपने घर जाता है तो उसकी माँ और उसके भाई वहाँ गुस्से में बैठा हुआ मिलता है। तब अजीत भूख का बहाना बनाकर खाना ढूंढने जाता है और फल खाने लगता है। तब उसकी माँ उसे खाना परोसते हुए कहती है कि अब लगता है कि तुम्हारी शादी जल्दी ही करनी पड़ेगी। इस पर अजीत अपने पसंद की लड़की के बारे में वही हुलिया बताता है जैसा कि दीपाली का है। तब उसका भाई कहता है कि माँ, आज भैया ने मोटर में बैठी ऐसी ही लड़की को देखा था जिसके बारे में वो बता रहे हैं। तब उसकी माँ उसे उस लड़की के बारे में अजीत से पूछती है, लेकिन अजीत उसे कुछ भी नहीं बताता है। इसके बाद उसकी माँ चौधरी परिवार से लड़ने या किसी भी प्रकार से कोई संबंध नहीं रखने की उसे चेतावनी देती है। दीपाली अगले ही दिन सावित्री को दवा पिलाने आती है तो सावित्री उसे सवाल करती है कि जब घर के सारे लोग उसके मरने का इंतजार कर रहे हैं तो फिर वह उससे क्यों जिलाना चाहती है। तो वह कहती है कि वह सिर्फ अपना फर्ज अदा कर रही है। फिर सावित्री दीपाली से प्रभावित होती है और उसके निगरानी में उसका स्वास्थ्य भी सुधरने लगता है। एक दिन अजीत मोहन के पिताजी, जिसे अजीत की कार से ठोकर लगी थी, उसका हाल देखने उसके घर आता है। यहाँ अजीत उन सबको यह बताता है कि मोहन ने कोई चोरी नहीं की है, उसके पैसे या तो किसी ने चुरा लिए या कहीं गिर गया और वह पैसों का जुगाड़ कर रहा है और शर्म की वजह से यहाँ नहीं आ रहा है। तब मोहन के पिताजी कहते हैं कि ऐसा कहकर तुमने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया, क्योंकि वह भी मोहन को चोरी समझ रहे थे। इसके बाद मोहन की पत्नी, जिसे वह भाभी कहकर संबोधित करता है, उसे भी मोहन का यह असलियत पता चलता है। इसके बाद जब वह वहाँ से आना चाह रहा होता है तभी वहाँ दीपाली आती है और मोहन के पिताजी को कुछ पैसे देते हुए कहती है कि इससे आप अपना इलाज और खान पान करें। इसके अलावे भी आपको अगर पैसे की ज़रूरत होगी तो मुझे खबर भिजवा दीजिएगा, मैं पैसे ला कर दूँगी। इस पर अजीत ताना मारते हुए कहता है कि अमीरों के दिल में भी कहीं ऐसी चाहत होती है। तब दीपाली भी ताना मारती है कि लगता है कि सारा ठेका आपने ही ले लिया है।
अजीत के वहाँ जाने के बाद दीपाली मोहन के पिता से अजीत के बारे में पूछती है, तो मोहन के पिताजी उसे बताते हैं कि अजीत के पिताजी भी एक नेक इंसान थे और गांव वाले की बहुत देखभाल करते थे। एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई और तब उसकी माता अजीत को लेकर अपने नैहर चली गई थी और 3 वर्ष पूरी वह अभी यहाँ लौटी है अजीत के साथ। अजीत भी बिल्कुल अपने पिता पर गया है, वह भी गांव वाले की मदद करता है। उसने ही गांव में स्कूल बनवाई है और एक अस्पताल बनवा रहा है। मोहन के पिता से अजीत के बारे में सुनकर दीपाली अजीत की तरफ आकर्षित होती है। दीपाली मोहन के पिता के घर से वापस महल लौट रही होती है तो रास्ते में अजीत को एक ग्रामीण की कीचड़ में फंसी घोड़ा गाड़ी को निकालते हुए और खुशियां मनाते हुए देखती है। यहाँ से थोड़ी दूर जाते ही उसकी जीप खराब हो जाती है और वैसे ठीक करने में परेशान हो जाती है। तब अजीत वहाँ आता है और गाड़ी ठीक कर महल में भिजवा देने की बात करते हुए दीपाली को अपने घोड़े पर चढ़कर महल जाने की बात करता है। उसकी बात मान दीपाली उसके घोड़े पर चढ़कर महल लौट आती है। गाड़ी ठीक कर जब अजीत दीपाली को गाड़ी देने महल में आता है तो यहाँ अनिल से उसकी भिड़ंत हो जाती है। अनिल उसे गंवार और असभ्य कहकर अपमानित करता है और वहाँ से चले जाने की बात करता है। तब तक दीपाली भी वहाँ आ जाती है और बताती है कि मोहन के पिता जिसे अनिल ने गाड़ी से ठोकर मारा था, जब उसे देखकर वह वहाँ से लौट रही थी तो गाड़ी खराब हो गई थी रास्ते में। तब अजीत को उसने इसे ठीक करने के लिए दिया था और अजीत वही गाड़ी लेकर यहाँ आया है। इस पर अजीत अनिल को गाड़ी की चाबी दे देता है और अपना घोड़ा लेकर वहाँ से चला जाता है। दीपाली अनिल द्वारा अजीत पर किए गए इस बुरे बर्ताव पर माफ़ी मांगने के लिए अजीत के घर आती है और जब वह अजीत के कमरे में प्रवेश करती है तब दरवाज़ा खोलते ही अजीत उसे एक कॉपी से हल्की सी चपत लगा देता है, क्योंकि इससे पूर्व वह अपने छोटे भाई से परेशान था और उसके आने पर उसे सजा देने की सोच रहा था और इसी धोखे में उसने दीपाली पर कॉपी से चोट करी थी। हालांकि उसने दीपाली से इस बात के लिए माफ़ी भी मांगी। यहाँ जब उसकी माँ उसे दीपाली के बारे में पूछती है तो अजीत उसे अनिल चौधरी की मंगेतर बताता है। तब अजीत की माँ अजीत को चौधरी परिवार से किसी भी तरह का संबंध नहीं रखने के लिए खुद और अपने पति की दुहाई देकर वहाँ से चली जाती है और दीपाली भी वहाँ से चली जाती है। दीपाली धीरे धीरे अजीत के प्रति आकृष्ट होती रहती है और एक दिन जब अजीत अपना ट्रैक्टर ठीक कर रहा होता है तो दीपाली वहीं पर बगल में गाड़ी चलाते हुए गाड़ी रोककर बेहोश होने का नाटक करती है। इस दौरान वह अजीत पर पूरी तरह से लद जाती है और इस प्रकार नाटक कर रही होती है कि एक आदमी वहाँ आने की उसे संभावना लगती है तो उसे जानकर वह वहाँ से भाग जाती है और महल आ जाती है। दूसरे दिन जब अजीत अपने बीमार घोड़े की देखभाल कर रहा होता है तब दीपाली वहाँ आती है, लेकिन जैसे ही दीपाली वहाँ आती है अजीत उसे अनिल का मंगेतर समझकर वहाँ से जाने लगता है। तब दीपाली उसके इर्द गिर्द नाचते हुए अपने प्यार का इजहार करती है, लेकिन अजीत उसे एक पेड़ में बांधकर मोहन से मिलने चला जाता है। मोहन अजीत से कुछ पैसा जमा होने की बात करता है, साथ ही कहता है कि कुछ ही दिनों में वह पूरे पैसे जुटा लेगा, लेकिन इसमें अभी समय लगेगा। वह खुद को अपने पिता के साथ अपनी पत्नी का भी अपराधी बताते हुए कहता है कि अभी तो शादी में लगी उसकी हाथों की मेहंदी के रंग भी नहीं छूटे थे कि यह हादसा हो गया। पता नहीं उससे कब मुलाकात होगी और वह क्या सोच रही होगी। तब अजीत उसे उसी रात उसकी पत्नी से मिलाने का वादा करता है और रात में वह उसकी पत्नी को लेकर उससे मिलवा देता है। एक दिन जब अजीत मछली मार रहा होता है तब दीपाली वहाँ आती है जो बंजारन की वेशभूषा में होती है और अजीत से मछली फंसाने की बात करती है। अजीत जब उसके इस वेशभूषा के बारे में पूछता है तो दीपाली कहती है कि आप ही ने तो शहर की लड़की के टाइट कपड़े पहनने को लेकर कटाक्ष किया था तो मैंने बंजारा ड्रेस पहन लिया। अभी इन दोनों ने प्यार भरी बातें शुरू ही की थी कि तभी अनिल वहाँ आ जाता है और अजीत से यह कहकर उलझ जाता है कि वह बार बार उसके रास्ते में आ रहा है और उसे ऐसा करना भारी पड़ेगा। फिर वह धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अजीत दीपाली से कहता है कि अनिल अगर उसके साथ बदमाशी करेगा तो वह भी उसका टेटुआ दबा देगा और वह इस बात को अपने मंगेतर को समझा दे। इस पर दीपाली कहती है कि उसका कोई मंगेतर नहीं है और वह तो अपनी सहेली की मदद करने के लिए एक नाटक कर रही है, लेकिन यहाँ उसे उसकी माँ के रूप में अनिल की माँ मिल गई जिससे वह अब तक वंचित थी। इसके अलावा कुछ और भी मिल गया है जिस कारण वह अब यहाँ से लौटना नहीं चाहती है। एक तरफ दीपाली अजीत के प्यार में डूबती उतराती रहती है तो दूसरी तरफ अनिल की माँ सावित्री की आंखों की भी तारा वह बनी हुई है। यहाँ तक कि सावित्री अनिल को पैसे भी देती है तो वह भी दीपाली से ही निकलवा कर देती है और दीपाली जब जब सावित्री को यह बताने का प्रयास करना चाहती है कि वह जो उसे अनिल की मंगेतर समझ रही है ऐसा नहीं है, वह तो उसके नाटक कर रही है, उल्टे वह अजीत से प्यार करती है और अनिल से उसका मंगेतर होना एक नाटक है, लेकिन वह परिस्थितिवश ऐसा कह नहीं पाती है।
दीपाली इस बीच छुपते छुपाते अजीत से मिलकर प्यार करते रहती है और एक दिन अजीत को अपने पिता से बात कर डोली पर बिठाकर अपने घर लाने की बात कर जब वह महल लौटती है तो यहाँ सावित्री उसका इंतजार कर रही होती है और वह भी उसकी अनिल से जल्द शादी करवाने की बात करती है। इस बीच वहाँ अनिल आ जाता है तो दीपाली वहाँ से निकलकर पूजा घर में आकर दिया जलाती है। तभी सावित्री अनिल के साथ वहाँ आती है और दीपाली के अच्छे संस्कार के लिए उसकी माँ की प्रशंसा करती है। दीपाली खुद के माँ के नहीं होने की बात कहती है। इस पर सावित्री कहती है कि क्या तुम मुझ में माँ नहीं ढूंढ पाती हो? तो दीपाली बहाना बना देती है और उसे ही अपनी माँ बता देती है, जबकि हकीकत यह है कि वह अजीत से प्यार करती है। अब वह सावित्री से भी माँ की तरह प्यार करने लगी है, लेकिन वह अनिल से शादी करना नहीं चाहती है। इधर सावित्री देवता के समक्ष उसे खुद की माँ मानने का वचन भी ले लेती है। अनिल जब शहर में अपने कारोबार देखने के लिए जाता है तब उसका सेक्रेटरी उसे बताता है कि वह वकील यहाँ आया था और कानूनी कार्रवाई करने की बात कह रहा था। इस पर अनिल कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं पैसे का जुगाड़ करता हूँ। और वह उस समय वहाँ से अपनी माँ के पास आता है और एक अस्पताल में चंदा देने के नाम पर पैसा मांगता है। उसकी माँ दीपाली पर प्रभाव जमाने के लिए दीपाली से कहकर चेक बुक मंगाकर एक ब्लैंक चेक उसे थमा देती है। अनिल इस चेक को लेकर अपना कर्जा चुका लेता है और बाकी पैसे से खूब अय्याशी करता है। इस बीच सावित्री अपने सारे जायदाद को दीपाली के नाम करने के लिए अपने दीवान को कागज़ तैयार करने के लिए कहती है। सावित्री और दीवान अभी इस मामले पर बातचीत कर ही रहे थे, तभी कुछ ग्रामीण अस्पताल का चंदा मांगने वहां आते हैं। जब सावित्री ने अनिल के द्वारा पैसे भिजवा देने की बात कही तो ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें कोई पैसा नहीं मिला है। इस पर सावित्री ने अनिल को बुलवाया और उसे एक थप्पड़ रसीद करते हुए कहा कि वह तो अभी भी नहीं सुधरा है। फिर उसने दीवान जी से जल्दी कागज की संपत्ति की सारे कागजात दीपाली के नाम करने की बात कही। माँ के द्वारा दीपाली के नाम संपत्ति किए जाने से चिढ़कर अनिल खेत में उद्विग्न भाव से घूम रहा था। तभी वह अजीत और दीपाली को प्रेम के आगोश में आबद्ध देखता है तो वहाँ से आकर अपनी माँ को सारी बातें बताता है। इस पर सावित्री अनिल पर विश्वास नहीं करती है। तब अनिल दीपाली से ही सारी बातें पूछने के लिए कहता है। सावित्री के पूछने पर दीपाली इस बात को स्वीकार कर लेती है और सावित्री के यह कहने पर कि उसने उसे पहले क्यों नहीं बताया तो उसने कहा कि उसने कई बार प्रयास किया लेकिन सावित्री ने उसे ऐसा करने का मौका नहीं दिया। इस पर अनिल ने ताना मारा कि देख लो, अगर इसके नाम संपत्ति कर देगी तो कितना घातक सिद्ध होगा। तब सावित्री ने कहा कि उसने इसे बेटी मान लिया है और वह ऐसा कुछ नहीं कर सकती है, इसका उसे पूरा भरोसा है। अनिल के जाने के बाद दीपाली भी सावित्री से जाने की बात करती है। तब सावित्री उसे खुद का बेटी बताते हुए कहती है कि बेटी ऐसे नहीं जाती है, बेटी डोली पर जाएगी। और फिर वह उसके पिता के नाम चिट्ठी लिखकर उसे वहाँ बुलवा लेती है। उसके पिता जो एक रिटायर्ड जज हैं, वे जब सावित्री से मिलते हैं तो उसे चेहरा पहचाना हुआ लगता है और जब उसे पता चलता है कि उसके पति की हत्या के केस में फैसला उसने ही सुनाया था। इसके बाद सावित्री दीपाली की शादी अजीत से कराने की बात करती है। पिता के आने पर दीपाली अजीत को बुलाकर अपने पिता से मिलवाती है। उसके पिता को भी अजीत पसंद आ जाता है और तब सावित्री दीपाली के पिता और अजीत सब अजीत की माँ से मिलने के लिए उसके घर जाते हैं। यहाँ अजीत की माँ को देखकर वहाँ एक तस्वीर देखकर उसे अपना वह फैसला याद आता है जिसमें उसके द्वारा सावित्री का चरित्रहरण करने पर सावित्री के द्वारा गोली मारे जाने को लेकर फैसला सुनाया था। अब वह अजीत की माँ को देखकर यह साफ कहता है कि अब वह इस शादी को नहीं करना चाहता है क्योंकि इसके पिता चरित्रहीन थे। हालांकि अजीत की माँ इसका प्रतिरोध करती है। तब अजीत भी इस बात को छिपाने के लिए माँ पर गुस्सा करता है। तभी सावित्री इस बात की पोल खोल देती है कि दरअसल उसने गलत गवाही दी थी। हकीकत में उसने पति के नाचने गाने वाली और वेश्याओं के संग रहने की वजह से अजीत के पिता को समाधान के लिए अपने पास बुलवाया था और इसी क्रम में उसके पति ने अजीत के पिता और उसे साथ में देखकर अजीत के पिता को गोली मार दी थी और पति की ज़िंदगी के खातिर वकील के कहने पर उसने गलत बयानी की थी। इसके बाद वह दीपाली की शादी अजीत से करने को तैयार हो जाते हैं। अगले दिन सावित्री ने दीपाली की वर्षगांठ मनाई और वहीं पर दीपाली के पिता ने उसकी सगाई अजीत के साथ करने की घोषणा भी कर दी। वहाँ से अपने घर आने पर अजीत की माँ ने उसे अपना पूछना ही नहीं देते हुए कहा कि वैसे दीपावली को यह हार दे दे जो उसकी परंपरागत हार है। अजीत दीपाली की जगह वह हार मोहन की पत्नी को दे देता है ताकि मोहन उसे बेचकर कर्ज को चुका दे और फिर वह खुशहाल जीवन जी सके। अजीत और मोहन की पत्नी के बीच इस बातचीत को वहाँ छिपा हुआ अनिल सुन रहा था।
फिर जैसे ही मोहन पूरी बात कर वहाँ से मोहन को लाने के लिए जाता है, अजित अपने घोड़े पर सवार होकर मोहन को लाने जाता है और अनिल जो इस बात को सुन रहा था वह उसके घर में घुसकर मोहन की पत्नी की हत्या कर देता है और सारा दोष अजीत पर लगाकर उसे न्यायालय में लगभग मौत की सज़ा दिलवा ही देने वाला था कि तभी दीपाली का पिता अजीत के वकील के रूप में वहाँ दाखिल हुआ और मोहन को न्यायालय में उपस्थित करवाने की जिद की। मोहन को अदालत आने से रोकने के लिए अनिल ने बदमाशों की सहायता ली थी। उसके बावजूद वह वहाँ न्यायालय में पहुँच गया और तब सारा पासा ही पलट गया। मोहन ने बताया कि उसके घर में जो बच्चा था वह उसका अपना बच्चा था और अजित उसे भाभी की तरह मानता था और दोनों के बीच भाभी देवर का प्रेम था, जैसे सीता और लक्ष्मण का था। अनिल इस मुकदमे से जब यह इस प्रकार की घटना घटी तो वहाँ से अदालत से भाग गया और इसके बाद अजित को वहाँ से बाइज्जत बरी कर दिया गया। और यह सूचना जब दीपाली के पिता ने दीपाली को दी तो अनिल दीपाली का अपहरण कर वहाँ से एक जंगल में ले गया और एक चिट्ठी लिखकर 1 लाख रुपये की मांग की अपनी माँ सावित्री से। सावित्री उसे देने के लिए तैयार हो गई और इस काम को करने के लिए अजित ने बीड़ा उठाया कि वह जाकर दीपाली को भी लाएगा और अनिल को भी लेकर आएगा। फिर अजित पैसे का ब्रीफकेस लेकर वहाँ जाता है और वादे के अनुसार अनिल भी पैसे लेकर दीपाली को छोड़ देता है। इसके बाद अजित फिर वहाँ वापस आता है और अनिल से कहता है कि वह उसे भी लेने के लिए आया है। तो इस बीच अनिल और अजित में खूब मारपीट होती है, दोनों एक दूसरे को लहूलुहान कर देते हैं। तभी वहाँ सावित्री और अन्य लोग भी आते हैं। सावित्री गोली से अनिल को मार देना चाहती है क्योंकि वह दोषी है और तब अजित उसे की माँ को समझाता है कि वह इसे माफ़ कर दे और उसकी माँ उसे माफ़ कर देती है। फिर वह उसे इलाज कराकर उसे ठीक करने की बात करती है। तब सावित्री कहती है कि आज उसे 1 नहीं 2 बेटा मिला है और अब अनिल भी सुधर गया है और उसने भी अब उसे माफ़ कर दिया है। और इसके बाद जब सब पर साथ साथ लौटते हैं तो अजित की शादी दीपाली से कर दी जाती है और इस फिल्म का आन मिलो सजना की कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है।